के गांव सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं, यहाँ से पूरे देश का मार्केट चलता है। वेलकम टू फ्रिकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास का फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि विपणन व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं कृषि विपणन व्यवस्था के अंतर्गत क्या है। अब विपणन से आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केटिंग की बात हो रही है ना। तो हमने पिछले टॉपिक में देखा कि किस प्रकार से गांव का विकास करना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं और कौन कौन सी चुनौतियां आई सामने गांव का विकास करने के लिए। तो इन सब चीजों को हमने उसमें देखा। अब हम देखते हैं कि क्या गांव कृषि तक ही सीमित है कि उसके आगे भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो मीनिंग कृषि विपणन व्यवस्था से आशय क्या है? किसानों द्वारा उत्पन्न कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मार्केटिंग, जैसा कि भी मैंने बताया, विपणन मतलब मार्केटिंग करना। तो कि किसान हमारे सिर्फ कृषि का उत्पादन गांव तक ही सीमित नहीं रखते हैं, उसका उत्पादन करके वो एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजते हैं। किसानों द्वारा उत्पादन कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या उपभोक्ताओं या उद्योगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं, या उससे संबंधित संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाएं। ठीक है। अब देखिए हमारे गांव के जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि भाई कृषि कर ली उन्होंने, तो किसानों द्वारा जो उत्पन्न कृषि उपज को एक स्थान से दूसरे, अब किसानों ने अनाज का उत्पादन तो किया और वो वहां तक सीमित नहीं कि उन्होंने अपने यूज के लिए किया, अपने खाने के लिए किया, वो उसका व्यवसाय भी करते हैं। वो उनकी आजीविका का साधन है, उनकी आय रोजगार का साधन है। तो वो क्या करते हैं कि भाई कृषि का उपज किया, उसको उगाया, उसको तैयार किया और फिर वो उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको बेचते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। उपभोक्ता जो है, अब जो उपज हुई है, जो कृषि की गई है, उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, जिससे उपभोक्ता क्या करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। अब उद्योगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, और उद्योगों तक पहुंचाया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है और फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। उससे संबंधित संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जो सरकार भी उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करती है। वहां पे भी जाके जो गांव के किसान होते हैं अपना जो अनाज है उसको बेचते हैं और उससे उनको आय मिलती है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो कृषि विपणन व्यवस्था वह पूरी प्रणाली है जिसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेचते हैं और उपभोक्ता उसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए हम अनाज कहाँ से प्राप्त करेंगे, हमें कहाँ से मिलेगी, खाद्य की पूर्ति हमारे कहाँ से होगी? तो ये किसानों के द्वारा ही होती है। अब किसान गांव में कृषि कार्य जो करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की अनाजों का उत्पादन करते हैं, तरह तरह की दालों का, चावल है, गेहूं है, बहुत सी जो, तो इसलिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि जो उपज होते, जो अनाज पैदा होते, उन्हीं के द्वारा हमारे खाद्यों की पूर्ति होती है। और अनाजों का उत्पादन, कृषि का उत्पादन जो है वो किसानों ने किया और उसके माध्यम से किसान क्या करते हैं, अपनी उपज को बेचते हैं। उन्होंने अपना अनाज, जो उन्होंने इतनी मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने कृषि की है और विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया, फिर उसको क्या करते हैं, उसको वो बेचते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और हम सब उपभोक्ता उसका उपभोग करते हैं, उसको खरीदते हैं और इससे किसानों को फिर आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार उनके मतलब उनकी आजीविका का भी साधन है, उनके उसके द्वारा व्यवसाय भी कर रहे हैं, उसको बाहर भी भेज रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह उसको बेच रहे हैं। तो ये सब उनका जो कृषि विपणन व्यवस्था है वो ये है कि मार्केटिंग करना, उगाना, उपज करना, उसका कृषि का अनाज को उगाना और उसको फिर बेचना और उसके द्वारा अपनी आय प्राप्त करना। तो और उपभोक्ता उसे प्राप्त करता है। उपभोक्ता क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं और उसके बदले उन्हें पैसे देते हैं। तो इस प्रकार ये कृषि जो विपणन व्यवस्था है, जो उसकी जो पूरी प्रणाली है, इसको हमने जाना कि एक प्रक्रिया है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की और फिर उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की। पूरे देश में ये कार्य चलता है, पूरे भारत में चलता है, यहाँ तक कि बाहर भी चलता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो किसान करते हैं और गांव में कृषि को जो उनका कार्य है उसको करते हैं, नई नई खाद, नए नए बीज, नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और फिर उसको इस प्रकार से तैयार करते हैं और फिर बड़े बड़े उद्योगों में उसको बेचा जाता है और वो मार्केटिंग की जाती है और फिर उसके द्वारा उनको आय प्राप्त होती है। अब भारत में कृषि विपणन व्यवस्था के प्रमुख प्रकार क्या है?
देखिए किसान से उपभोक्ता तक सीधी बिक्री। अब डायरेक्ट सेल बाय फार्मर्स। अब किसान से उपभोक्ता तक सीधी बिक्री कैसे होती है? देखिए किसान क्या करते हैं कि अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि किसान क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपने अनाज को उपभोक्ताओं को डायरेक्टली बेच सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हाट, मेला, मंडिया, स्थानीय बाजार। हाट में ले जाकर या मेला में ले जाकर या मंडिया जो है वहां पे, या फिर स्थानीय बाजार जो लगते हैं, बाजार जो एक स्थान तक ही सीमित रहते हैं, वहां पर किसान क्या करते हैं कि वो सीधे बेचते हैं, है ना। उनके बीच में कोई नहीं होता है, वो डायरेक्ट उपभोक्ताओं को अपना सामान बेच सकते हैं। उन वहां पे बीच की जो भूमिका है वो कोई नहीं निभाता। तो हाट में जो मार्केट होते हैं, बाजार होते हैं, छोटे छोटे मेला लगता है, वहां पे मंडियां लगती हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास मंडियां लगती हैं। अब स्थानीय जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी साप्ताहिक बाजार भी लगते हैं, वो भी स्थानीय में ही आ जाते हैं। साप्ताहिक सब्जी मंडियां जो लगती हैं वो भी स्थानीय में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो किसान है वो अपनी उपज को डायरेक्ट बेचते हैं। ठीक है, वहां पे और किसी की भूमिका नहीं होती। किसान से उपभोक्ता तक सीधी बिक्री, मतलब किसान उपभोक्ता से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और डायरेक्ट अपना सामान उनको बेचता है। व्यापारियों या बिचौलियों के माध्यम से बिक्री। अब यहाँ पे देखिए माध्यम आ गया, यहाँ पे कोई बीच का आ गया जो अपना किरदार निभा रहा है। वहां पे किसान और जो उपभोक्ता थे वो डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट थे। यहाँ पर व्यापारियों या बिचौलियों के माध्यम से बिक्री करना। ठीक है, अब किसान अपनी उपज व्यापारियों या आड़तियों को बेचते हैं जो अपने आगे मंडियों शहरों में बेचते हैं। अब ये एक अलग प्रक्रिया है कि कुछ किसान क्या करते हैं कि अपनी जो उन्होंने जितना अनाज उगाया, जितनी उपज की, उसको क्या करते हैं कि किसी के थ्रू बेचते हैं। जैसे उन्होंने व्यापारियों या जो उनके बीच में एक बिचौलिया काम करता है, जो एजेंट के रूप में काम करता है, वो उनसे खरीदते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी मंडियों में जाकर उसको बेच देते हैं। तो यहाँ पे बीच का काम जो है वो बिचौलिए करते हैं। अब ये व्यापार के लिए किया गया, यहाँ पे उपभोक्ता से वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, सीधी बिक्री। यहाँ पे नियंत्रित बाजार व्यवस्था। ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसे बाजार जहाँ लेन देन नियमों के अनुसार होता है और किसानों को उचित मूल्य मिलता है। देखिए गवर्नमेंट ने भी कुछ चीजें, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ तय किए हैं कि जहां अगर किसानों ने अनाज का उत्पादन किया है, उपज की है, तो वो राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ ऐसे बाजार हैं जहां पर लेन देन नियम के अनुसार होता है। सरकार ने मूल्य तय किए हैं, इतने मूल्य में ही लिया जाएगा, इतने इतने तुमको इसके बदले इतना मूल्य ही मिलेगा। तो वहां पे जो राशि है वो तय है और गवर्नमेंट के जो नियम है, जो रूल्स बनाए, वो भी फिक्स है और किसानों को उन्हीं के अनुसार उचित मूल्य मिलता है। वो वहां पे जाके अपने अनाज को बेचते हैं और जो सरकार ने मूल्य तय किया गया है वही मूल्य उनको मिलता है, वही प्राइस उनको मिलता है। तो यहाँ पे सरकार द्वारा संचालित है। यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्ट उपभोक्ता से कनेक्ट होता है, सीधी बिक्री करता है। और यहाँ पे हमने देखा कि कोई मीडिएटर होता है जो बीच का काम करता है, जिसके थ्रू वो अपना सामान बेचते हैं, अनाज बेचते हैं। यहाँ पे सरकार के नियमों के अनुसार वो एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा बाजार है जहाँ पे सरकार जो कुछ नियम बनाई है, सरकार ने जो रूल तैयार किए, उसके अनुसार किसानों को उसी वही मूल्य देते हैं जो सरकार ने तय किए हैं और वहां पे किसान अपना जो है अनाज बेचते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एपीएमसी जो मंडियां हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये सरकार द्वारा बनाए गए हैं। सहकारी विपणन समितियां, एक सहकारी जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, वो हम देखते हैं यहाँ पे किसानों का समूह मिलकर अपनी उपज बेचता है ताकि बिचौलियों से बचा जा सके और मुनाफा अधिक मिले। देखिए बिचौलिए क्या करते हैं, जो बीच के लोग होते हैं वो क्या करते हैं भाई, उनके थ्रू अगर हम डायरेक्ट अपना सामान किसी को बेचते हैं तो उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कोई बीच में आकर हमसे खरीदता है और फिर जाकर वो बेचता है तो उसे हमें कम प्रॉफिट होता है, क्योंकि आधा तो बीच वाला ले लेता है। तो इसलिए जो बिचौलिए काम करते हैं, तो सहकारी विपणन समितियां जो बनाई गई है वो एक समूह में काम करके, जो किसान लोग हैं, किसानों का एक समूह बना होता है, वो समूह मिलकर अपनी उपज को बेचता है। जो उन्होंने उत्पादन किया अनाज का, उसको एक उनका किसानों का समूह होता है, वो सब मिलकर बेचते हैं। यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई मीडिएटर नहीं होता, वो डायरेक्ट बेचते हैं जिससे उनको डबल मुनाफा मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे NAFED जो है मार्केट, वो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई नाम, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देश भर में बाजारों को जोड़कर किसान ऑनलाइन अपनी उपज को बेच सकते हैं। एक जो डिजिटल, जो आजकल जो सबसे ज्यादा जिसका क्रेज है वो है डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग, तो आप सब भी करते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देश भर में जो किसान है हमारे, वो बाजारों
से जुड़े हुए हैं, बाजारों में जुड़कर किसान क्या करते हैं, ऑनलाइन भी अपना सामान बेचते हैं, ऑनलाइन भी अपने उपज को बेचते हैं। ठीक है। अब कृषि विपणन व्यवस्था से संबंधित मुख्य संस्थाएं जो बनाई गई हैं, देखिए कृषि विपणन जो मार्केटिंग व्यवस्था है उससे संबंधित कुछ संस्थाएं भी बनाई गई हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। एपीएमसी जो कि अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, फिर ये हो गया नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फिर हो गया एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन, फिर यहाँ पे हो गया सेंट्रल, इसके बाद हो गया स्टेट। ठीक है, तो ये कुछ संस्थाएं सरकार ने जो बनाई है कृषि विपणन से संबंधित मार्केटिंग के लिए, वो है, तो इनके नाम भी याद रखना है। अब कृषि विपणन व्यवस्था का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों तैयार किया गया है, क्यों बनाया गया है? किसानों को उचित मूल्य दिलाना। देखिए, अब किसानों ने अपनी अनाज उपज तो अच्छी कर ली भाई, उन्होंने बहुत मेहनत से कृषि की और उन्हें अच्छी उपज भी हुई, उनकी अनाज का अच्छा उत्पादन हुआ, उसके बाद उनको उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो किसानों को कोई लॉस ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, या फिर उनको जो मूल्य मिलना चाहिए वो ना मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ने उचित मूल्य तय कर दिए हैं कि एक फिक्स प्राइस कर दिया है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना, उनको उनके अनाज के बदले, उपज के बदले उन्हें अच्छा मूल्य दिलाना, अच्छा प्राइस दिलाना। बिचौलियों की भूमिका को कम करना, जो मीडिएटर होते हैं, जो बीच में आकर काम करते हैं, जिनके थ्रू किसान अपना अनाज बेचते हैं दूसरों को, तो उनका रोल कम करना, उनको खत्म करना, जिससे कि जो किसान है उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। तीसरा है भंडारण और परिवहन में सुधार। भंडारण मतलब कि स्टोर रखना, ज्यादा से ज्यादा जो अनाज है उनको रखना, और मान लीजिए कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, कोई हमारे देश पर संकट आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है जिस समय हमको खाद्य पूर्ति की ज्यादा आवश्यकता हुई, कोविड के समय भी यही हुआ था, तो भंडारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए और परिवहन में सुधार होना चाहिए कि हमें जो अनाज है, जो हमारी उपज है, कृषि को हम किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो उसको परिवहन की सुविधा होगी, परिवहन में सुधार होगा, तभी तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें सुधार होना चाहिए। ग्रामीण आय और रोजगार आय को बढ़ाना। गांव की जो आय है, ग्रामीण आय, उसको में और सुधार लाना और उनको रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पर फोकस करना कि गांव के लोग बेरोजगार ना रहे, उनको रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, उनकी बेरोजगारी को कम किया जाए और गांव के लोगों की आय अच्छी हो, इनकम उनकी अच्छी हो। राष्ट्रीय बाजार का विस्तार करना। राष्ट्रीय बाजार, नेशनल जो मार्केट है उसका विस्तार करना, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसका विस्तार करना, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सामान को पूरे देश में मतलब बेच सके, अपने अनाज को जो उत्पादन करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके और ज्यादा से ज्यादा वो इनकम प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार राष्ट्रीय बाजार का भी विस्तार करना। अब इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि एक सुदृढ़ और पारदर्शी कृषि विपणन व्यवस्था। पारदर्शी मतलब मतलब एकदम पारदर्शी हो, जो हम देख सकते हो, सही हो, जिसमें कोई वो ना हो कि मतलब इसमें कुछ छुपा हुआ है या फिर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। तो एक सुदृढ़ जो पारदर्शी कृषि विपणन व्यवस्था किसानों के जीवन स्तर में सुधार और ग्रामीण विकास का आधारशिला है। देखिए कि कृषि विपणन व्यवस्था जो ये किसानों के लिए बनाई गई है कि उनके जीवन स्तर को सुधार करना। मार्केटिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका उन्हें उचित मूल्य मिले, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और जिससे ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त कर सके, उनके जीवन स्तर को सुधारना और ग्रामीण का विकास करना, गाँव का विकास करना। और गाँव की आधारशिला यही है कि भाई हम कृषि कर तो रहे हैं, लेकिन वो अच्छे मतलब उपभोक्ताओं तक पहुंचे और उसका अच्छे से अच्छा प्राइस मिले, अच्छे से अच्छा उसका मूल्य मिले, तभी तो गांव का विकास होगा। तो इस प्रकार से जीवन स्तर उनका सुधरेगा, ज्यादा से ज्यादा वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे अपनी उपज को, ज्यादा से ज्यादा उन्हें आय प्राप्त होगी, जीवन स्तर सुधरेगा उनका और गाँव का विकास होगा। नई तकनीकी और सरकारी योजनाएं जैसे ई नाम, किसान मंडियां इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना रही है। अब नई नई तकनीकी और सरकारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, जैसे कि ई नाम, किसानों की मंडियां हैं जहाँ पे किसान अपने सामान को वहाँ पे बेचते हैं, अपनी उपज को वहाँ पे बेचते हैं, और इस व्यवस्था को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, और जिससे कि सरकार जो किसान है वो आगे बढ़े और अपनी जो कृषि कर रहे हैं इतनी मेहनत से, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे मूल्य पर वो बेच सके। ठीक है, तो इस व्यवस्था को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि कृषि विपणन व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं बनाई गई है, किस प्रकार से किसानों का जीवन स्तर जो और ऊपर उठाना है उसके लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको मार्केटिंग की सुविधा दी जा रही है, किस प्रकार से वो अपनी उपज को ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं और उसके बदले उन्हें अच्छे से अच्छी आय प्राप्त हो। उनकी जो वो बेचे तो उनका मूल्य जो हो वो उचित उनको मिलना चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएं तैयार की हैं। तो इस प्रकार से जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, जो वो कृषि इतनी मेहनत से करते हैं और फिर उसको जब वो बेचते हैं तो उसका उचित मूल्य उन्हें मिले और उन्हें उसका लाभ मिले, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर हो सके और गांव का विकास हो सके। इसलिए कि गांव की जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा कृषि पर ही निर्भर है और वही उनकी आय का साधन है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का वही उनका एक जरिया है। देश की असली पहचान शहरों से नहीं गांवों से है और गांव का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास संभव है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए क्योंकि एजुकेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।